हेलो फ्रेंड्स। टुडे डिस्कस अबाउट फिटर स्पेशल। तो आज हम देखेंगे फिटर में हम लोग किस तरह से नोट्स बनाना चाहिए। फिटर का जो इंट्रोडक्शन होता है, सबसे पहले जैसे कॉपी का नोट्स बनाएंगे तो क्या लिखना चाहिए, उसका सेफ्टी क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, इस सब के बारे में हम लोग को जैसे ट्रेड टीचर जो होते हैं, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं लिखने के लिए। तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात सब लिखना पड़ता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या हमें लिखना चाहिए। जैसे कोई आईटीआई में एडमिशन लिए होंगे, कोई सीटीआई में एडमिशन लिए होंगे, तो वहाँ सारा का सारा नोट्स हैंड राइटिंग्स बोलते हैं लिखने के लिए। तो ये मेरा हैंड राइटिंग नोट्स है, चाहे तो आप इसे नोट्स कर सकते हैं। अगर ये अच्छा लगे मेरा नोट्स तो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम इस तरह के फिर अगले अगर वीडियो बनाएंगे तो आपके मोबाइल पर तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में जब लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसमें होता है इंट्रोडक्शन टू ट्रेड। ट्रेड से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन है वो देना पड़ता है। जैसे आप किस ट्रेड से हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ट्रेड क्यों ज़रूरी हुआ। उसके बाद सेफ्टी, जैसे कोई भी वर्क करेंगे, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर जो भी है, उसमें हमें सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद प्रिकॉशंस, क्या क्या हमें सावधानी दिया जाता है। तो सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं फिटर के लिए, तो फिटर का फुल फॉर्म सबसे पहले ज़रूरी होता है। जैसे स्पेलिंग सभी को पता है, FITTER फिटर होता है। तो एक एक चीज़ एकदम नोट करते जाना है कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप CTI NSTI जहाँ भी एडमिशन लिया है, मुंबई, हावड़ा, जहाँ भी लिया है, ये सब और लिखना पड़ता है। जैसे F4 होता है फिटनेस। फिटनेस मतलब हो गया शारीरिक रूप से शरीर मजबूत होना चाहिए, एकदम फिट होना चाहिए। I4 होता है इंटेलिजेंट, मानसिक रूप से शरीर नहीं, माने एकदम सतर्क रहना चाहिए, टैलेंटेड। T4 होता है टैलेंटेड। I4 होता है इंटेलिजेंट। फिर T4 होता है टारगेट। E4 होता है इफिशियंट। R4 होता है रेगुलेटरी। इसका मतलब क्या होता है, फिटनेस, एकदम फिटर को फिटनेस रहना चाहिए। I4 इंटेलिजेंट, एकदम तेज तराकू होना चाहिए। T4 टैलेंटेड, एकदम कार्य करने की सीखता, एक तो नहीं होता है कुशल है, एकदम हमें यही सीखना ही है, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। T4 टारगेट, जो भी काम करेंगे उस टारगेट के प्रति एकदम ईमानदारी रहना चाहिए जी, हमें अच्छा से काम करना। इफिशियंसी, काम करने में कुशल होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं है कि पता नहीं है खोल दिया है मशीन। R4 रेगुलेटरी, नियमितता, जो भी काम करें रेगुलर। ये हो गया फिटर का फुल फॉर्म, चाहे तो इसे नोट्स कर सकते हैं। वैसे आप पूछता है कोई फिटर किसे कहते हैं, या कोई फिटर करता है ट्रेड, तो स्वाभाविक सी है, क्या करता है फिटर, क्या होता है फिटर, बताना ज़रूरी है। तो ध्यान देना है, फिटर एक ऐसा कारीगर होता है जो पहले से बंद पड़ी मशीनों को चालू करता है, या अलग अलग पार्ट को इकट्ठा करके एक मशीन का निर्माण करता है, वही तो फिटर कहलाते हैं। जैसे यहाँ हम लिखे हैं, चाहे तो अच्छा से क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छा से हम डेफिनेशन दिए हैं। तो इस सब चाहे तो नोट्स कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ दिया है फिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें पढ़ना है 6 प्रकार। फिटर के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार। कौन कौन से फिटर होते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, पाइप फिटर, डाई फिटर, लॉक फिटर, मेंटेनेंस फिटर, असेंबली फिटर। उसी में सारा का सारा फिटर के बारे में, जैसे कोई पूछ सकता है पाइप फिटर क्या होता है, डाई फिटर क्या होता है, लॉक फिटर क्या होता है, मेंटेनेंस फिटर क्या होता है, असेंबली फिटर क्या होता है, आराम से यहाँ क्या कर सकते हैं, हम डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे बेंच फिटर के बारे में कोई अगर पूछे तो बेंच फिटर के बारे में बता देना है। बेंच फिटर के बारे में बता देना है कि बेंच फिटर एक मौलिक फिटर है जो हर तरह की बेसिक जानकारी रखता है, कोई भी नॉलेज, ऐसा नहीं है कि फिटर पढ़ लिया ये इसके बारे में नहीं, फिटर से रिलेटेड रहे तो इसी बारे में नहीं, अलावा हर तरह की जानकारी रहना चाहिए और अन्य कार्यों में सुचारू रूप से कर सकता है। बेंच फिटर को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए। एक होता है पाइप फिटर। पाइप फिटर ये घरेलू पाइप, जिस तरह से घर में LPG आप चलाते हैं, उसका भी गैस बहुत बड़ा का एकदम विदेशी से आते रहता है, तो वो गैस पाइपलाइन के बारे में जानकारी रहना चाहिए। जैसे घर में नल उल जला चालू करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी रख सकते हैं। उसे प्लम्बर कहते हैं, बोलते होंगे कि मेरे घर में आज प्लम्बर आए थे, मिस्त्री, तो उस टाइप का होता है पाइप फिटर। उसके बाद होता है डाई फिटर। डाई फिटर क्या होता है, आधुनिक युग में लगभग सभी वस्तुओं को डाई के द्वारा ही मोल्ड किया जाता है, टेढ़ा किया जाता है। डाई से कम समय में एक जैसी अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती है, माने किसी पर इस तरह से नट बोल्ट में रहता है। एक होता है लॉक फिटर। इस तरह के फिटर सभी प्रकार के ताले चाबी का निर्माण करता है। ताले चाबी मतलब एक तो हो गया सिंपल छोटा मोटा ताला, एक ऐसा ऐसा लॉक होता है कि बहुत बड़े बड़े
बिल्डिंग सब में लगाया जाता है एकदम डिजिटली रूप से, बहुत सारा है, तो वो भी लॉक फिटर होता है। एक होता है मेंटेनेंस फिटर, कोई भी काम को कैसे मेंटेनेंस करेंगे, तो इस प्रकार के फिटर को मेंटेनेंस मरम्मत एक तरह से समझ लेना, देखभाल कार्य को फिटर करता है, उसे दोबारा ठीक कर सकता है, कोई भी गड़बड़ी हो गया तो मैंने मेंटेन उसे रखना है, इतना दिमाग में रखना है। एक होता है असेंबली फिटर, असेंबली मतलब होता है अलग अलग पार्ट पुर्जे को खोलना निकालना, ये सब होता है असेंबली फिटर। उसमें ये भी पूछा जाता है कि फिटर अगर कोई है तो क्या क्या उसमें नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले जिस तरह से आप सभी जैसे ही वर्कशॉप में जाते होंगे, अगर कोई फिटर CTI कुछ करते होंगे, फाइलिंग सबसे पहले ज़रूरी रहता है, कटिंग, कोई भी जैसे ही कटिंग किया अच्छा से, उसके बाद कुछ ऑपरेशन दे देता है, जैसे ड्रिलिंग हो गया, कुछ ड्रिलिंग जैसे करेंगे या कुछ करेंगे तो उसमें कितना लेना है वो मेजरिंग हो गया। उसके बाद रिमिंग हो गया, जिस तरह से ड्रिलिंग करके एकदम स्मूथली फिनिश करते हैं तो रिमिंग हो गया। टेपिंग, जब एकदम जो ड्रिल करते हैं उसके अंदर जो छिद्र रहता है चूड़ी काटने के लिए टेपिंग होता है। थ्रेडिंग होता है, वेल्डिंग कुछ कुछ पार्ट पुर्जे को जोड़ने के लिए, ग्राइंडिंग जैसे स्मूथली एकदम सरफेस को फिनिश करना है। मेंटेनेंस आना चाहिए, टर्निंग आना चाहिए, स्क्रैपिंग आना चाहिए, ये सब कुछ कुछ है जो कि इसमें एकदम निपुण रहना चाहिए फिटर वाले को। और भी बहुत सारे स्पेशल है इसमें। और आगे हम जैसे देखते हैं, ये तो हो गया बेसिक चीज़। अब उसके बाद होता है जैसे ही फिटर में जाएंगे तो कार्य करने से पहले ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हमें ज़िंदा रहेंगे तब तो कुछ करेंगे, तो उसे को बोलते हैं एक्सीडेंट से कैसे बचें, या एक्सीडेंट होता है क्या, पूछ सकता है व्हाट इज एक्सीडेंट, दुर्घटना क्या होता है। तो दुर्घटना के लिए एकदम सिंपल वर्ड में हम लिखे हैं, चाहे तो अच्छा से इसे नोट कर सकते हैं। व्हाट इज एक्सीडेंट, दुर्घटना क्या है। दुर्घटना किसी अनिश्चित समय तथा अनजाने में जान माल की हानि को ही दुर्घटना कहलाते हैं। कई दुर्घटनाएं एवं श्रमिक की कार्य तरफ अरुचि और सुरक्षा के नियमों का सही तरीके से पालन करने से होती है। माने सही तरीके से अगर वो पालन ना करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। जिस तरह से जैसे ही वर्कशॉप में जाते हैं कुछ सिंबल दे देता है, टीचर कुछ बता देते हैं इंस्ट्रक्टर, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम इस तरह से करना चाहिए, अगर लापरवाही करेंगे स्वाभाविक सी है दुर्घटना होंगे। दुर्घटना ऐसा नहीं कि वर्कशॉप में जैसे गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, रोड पे कान में हेडफोन लेकर लिए वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, वो भी क्या हो गया, दुर्घटना हो गया। तो इस तरह से बचने के लिए बहुत सारे उपाय सब दिया गया है जो कि हम अभी आगे देखेंगे। जैसे अभी हम देखेंगे दुर्घटना होने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो दुर्घटना होने का मुख्य कारण समझ सकते हैं, जैसे उत्सुकता, कोई भी काम नहीं होता है लेकिन फिर भी कहते नहीं ये मेरा करना चाहिए, अच्छा लगता है, तो ये उत्सुकता नहीं होना चाहिए। चलती मशीनों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, कोई भी मशीन चलता है तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद आसपास का वातावरण, मशीन और टूलों की स्थिति को अच्छा से ध्यान देना चाहिए। फिर अज्ञानता, किसी के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो वहाँ नहीं काम करना चाहिए। ज़्यादा विश्वास, किसी पर एकदम बिलीव नहीं करना कि नहीं ये हम कर ही लेंगे। कार्य की अरुचि का होना, माने कार्य में एकदम रुचि है तभी करना, ये नहीं कि कान मन नहीं लगता है, हेडफोन लगा लिया काम कर रहे हैं तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। फिर कहता है किसी भी वर्कशॉप में काम करते समय ज़रा सी लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है। कहीं भी कोई भी वर्क करते हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी होगा, थोड़ा सा अगर लापरवाही करेंगे तो वहाँ दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए ज़रूरी है कि दुर्घटना के कारण एवं उसके बचाव की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे एक नारा सुने हैं, एक्सीडेंट आर नॉट हैपन इट्स कॉजेज, माने दुर्घटना लापरवाही का परिणाम होता है। चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, बहुत अच्छे वर्ड दिया गया है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, माने वर्कशॉप में सुरक्षा। जैसे वर्कशॉप में जाते हैं तो हमारे इंस्ट्रक्टर जो भी हैं बताते हैं पर्सनल सेफ्टी, माने खुद की सेफ्टी कैसे करना है, जो वर्कर है उसकी सेफ्टी कैसे होना चाहिए। उसके बाद हैंड टूल सेफ्टी, जो भी हम वर्क करेंगे जिस टूल के द्वारा वर्क करेंगे उसका भी सेफ्टी होना चाहिए। जैसे कटिंग टूल होता है, मेजरिंग टूल होता है, इसको कैसे कैसे हम अलग रख सकते हैं, कैसे उसकी सुरक्षा दे सकते हैं। उसके मशीन सेफ्टी, मशीन पर हम कार्य करेंगे तो क्या क्या हमें सुरक्षा रखना चाहिए। जनरल सेफ्टी, जो जनरल होता है, जैसे आप वर्कशॉप में जाते हैं आग उग लगते रहता है तो वो भी जनरल सेफ्टी में आता है। हेल्थ सेफ्टी, खुद के स्वास्थ्य का, ऐसा नहीं कि खूब काम करते हैं खाना पीना अच्छा से नहीं खाते हैं, शरीर दुबला पतला हो गया, वहाँ भी क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, सुरक्षा है। हेल्थ सेफ्टी हो गया, जनरल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, हैंड टूल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, ये सब एकदम बहुत ज़रूरी है मनुष्य के लिए। उसके बाद है पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी को हम अच्छा से यहाँ देखते हैं। जैसे पर्सनल सेफ्टी में क्या होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। पर्सनल माने खुद का सुरक्षा, क्योंकि आप सुरक्षित हैं जग सुरक्षित है, आप नहीं हैं तो मशीन भी नहीं है, कुछ दिखेगा नहीं, मर जाएंगे तो, इसीलिए पर्सनल सेफ्टी नेसेसरी है। जैसे यहाँ देखना है, वर्कशॉप में कार्य करते समय आपको यूनिफॉर्म में होना चाहिए। जैसे आप CTI किए,
ITI किए, ज़रूर पता होगा वर्कशॉप में जो भी काम करते हैं एकदम यूनिफॉर्म में, या कहीं भी अप्रेंटिस करेंगे विदाउट यूनिफॉर्म नो एंट्री इन वर्कशॉप। ओके, आपकी कपड़े ढीले ना होना चाहिए, सर पर हेमलेट या कैप होना चाहिए, हाथों में ग्लव्स हो, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा और पैरों में सेफ्टी बूट्स होना चाहिए। साथ ही वर्कशॉप के अनुसार जो भी यूनिफॉर्म आपको प्रॉपर दिया गया है उसे यूनिफॉर्म में होना चाहिए। और आगे हम देखते हैं, जैसे इसमें कुछ कुछ और भी सेफ्टी दिया जाता है। जैसे बता दें कि अंगूठी, टाई, कड़ा, घड़ी आदि ये सब क्या होता है, नहीं पहनना चाहिए। अगर ये सब पहनते हैं तो दुर्घटना का क्या होता है, शिकार हो सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, वर्कशॉप में कार्य करते समय आप बातचीत नहीं कर सकते, मजाक नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि हम एकदम ढील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पता चला मेटल उड़ के सर पे लग गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वर्कशॉप में फर्श पर किसी प्रकार की ऑयल या ग्रीस अगर गिरा हुआ तो उसे अच्छा से क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, नहीं तो फिसल कर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ये भी लापरवाही का कारण है अगर नहीं करते हैं तो। वर्कशॉप में सभी ज्वलनशील पदार्थों को अलग अलग रखना चाहिए। वर्कशॉप में किसी भी प्रकार के धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खैनी, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा खा रहे हैं या काम कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। हालांकि धूम्रपान तो आपको कभी नहीं करना चाहिए, जो कि वो भी लंग्स के लिए क्या है, एकदम हानिकारक होता है। उसमें तो सारा कुछ लिख भी दिया जाता है कि धूम्रपान करना ये लीवर के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद वर्कशॉप में बिजली के तार कभी भी नंगे नहीं होने चाहिए, उसमें प्रॉपर प्लग होनी चाहिए। हाँ, तो हम देख रहे थे वर्कशॉप में बिजली के तार कभी नंगे नहीं होने चाहिए, उसमें प्रॉपर प्लग या टेप लगा होना चाहिए। टेप माने जो चिपकाते हैं बिजली के, क्योंकि करंट लग सकता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है, वर्कशॉप में ग्राइंडिंग और वेल्डिंग जैसे कार्य नाम सुने होंगे। ग्राइंडिंग जहाँ पे किसी भी मेटल को एकदम फिनिश करने के लिए ग्राइंडिंग करते हैं, मेटल को जोड़ने के लिए वेल्डिंग करते हैं। तो हमेशा चश्मा वहाँ आपकी ज़रूरी है। अगर चश्मा नहीं पड़ते, थोड़ा सी लापरवाही करते हैं तो आपकी रोशनी गुम हो सकती है, और ये गुम हो गई एक बार तो फिर दोबारा आपको आँख नहीं मिल सकते हैं। इसीलिए सावधानी ज़रूरी है। कहता नहीं है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसका शिकार नहीं होए। किसी भी चीज़ों की सफाई अपने हाथों से वर्कशॉप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें मेटल जो छोटे छोटे कण रहता है वो आपको क्या कर सकते हैं, हाथों को दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं। वही हाथ से अगर आँख को पोंछेंगे तो वहाँ आँख दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। जिस भी मशीन के बारे में जानकारी न हो उसे ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ये सब और मेरा सावधानियाँ में आ जाते हैं। जैसे और देखें, अनदेखे स्थानों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मशीनों पर कार्य करते समय सही रोशनी एवं हवा व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्क कर रहे हैं और रोशनी ही नहीं है तो जो ऑपरेशन करना है वो सही से प्रॉपर नहीं हो पाएगा। चलती हुई मशीन पर ऑयल या ग्रीस नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप वर्कशॉप में जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी रुचि और अनुशासन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन नहीं लग रहा है ज़बरदस्ती कर रहे हैं, एकदम अनुशासनहीन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्य की पूरी समझ आपको होनी चाहिए, जो काम कर रहे हैं एकदम पूरे नॉलेज रहना चाहिए। औजारों, उपकरणों, मशीनों आदि को सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इसके साथ ही वर्कशॉप में अग्निशामक एवं प्राथमिक चिकित्सा, जैसे अग्निशामक में बहुत सारा होता है, आग का प्रकार ग्रुप ABCD, इस तरह से 4 प्रकार के डिफाइन किया गया है, जो अगले वीडियो में हम इमेजिंग करके अच्छा से दिखाएंगे। उसके बाद चिकित्सा, जैसे ही किसी को गोल्डन टाइम भी नाम सुने होंगे। जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका जो फर्स्ट 30 मिनट होता है वो गोल्डन टाइम बोला जाता है। तो उसमें जो भी हमें प्राथमिक चिकित्सा होना चाहिए उसका एकदम प्रबंध वर्कशॉप में होना चाहिए। तो ये सब और सेफ्टी में है। उसके बाद हैंड टूल सेफ्टी, जो जिस औजार को हम यूज करते हैं उसका भी सेफ्टी होना चाहिए। जैसे वर्कशॉप में किसी भी टूल का प्रयोग करने से पहले एवं बाद में अच्छी तरह से साफ करनी चाहिए, एवं टूल पर ग्रीस या ऑयल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर टूल पर ग्रीस या ऑयल लगा सकते हैं तो कभी फिसल कर आपको दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं। टूल को इस प्रकार रखना चाहिए ताकि वह गिरे नहीं। अगर वो गिर जाते हैं तो उसकी धार और एक्यूरेसी भी खराब हो सकते हैं। जो टूल जिस कार्य के लिए बनाया गया है उसमें वही कार्य लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टील रूल से स्क्रू ड्राइवर काम ले लेते हैं, पेचकस से चीजल का काम ले लेते हैं, ये सब और गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी टूल का प्रयोग हथौड़े की तरह नहीं करना चाहिए। जैसे मान लेना जहाँ हैमर का यूज है वहाँ हम कुछ स्पेनर या कुछों से अपना क्या कर सकते हैं, पीट देते हैं, ये गलत है। कटिंग टूल को
बाकी टूल से अलग रखना चाहिए। अगर कटिंग टूल मेजरिंग टूल एक साथ रख देते हैं तो मेजरिंग टूल या कटिंग टूल की एक्यूरेसी ख़राब हो सकती है। इस सब पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कटिंग टूल की धार ख़राब हो जाएगी, कटिंग टूल की या मेजरिंग टूल की एक्यूरेसी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद होता है मार्किंग टूल को भी अलग रखना चाहिए, जिससे हम मेजर करते हैं। जॉब पर कार्य करते समय उसे वॉइस से अच्छी तरह से फिक्स करना चाहिए। एक्सा ब्लेड में ढीला नहीं होना चाहिए। हैमर के हैंडल को एकदम टाइट रखना चाहिए, ढीला नहीं। हमेशा स्पिनर को उचित नंबर से ही पुश करना चाहिए। स्पिनर क्या होता है, ऐसे सभी के पास हैंड पंप होगा चापाकल, तो उसमें जो नॉट बोल्ट लगा रहता है उसको जो खोलने की एक रिंच आती है उसी को बोलते हैं स्पिनर। तो उसमें भी नंबर वाइज रहता है। इस नॉट के लिए ये स्पिनर की नहीं कि गलत का हम यूज कर ले, वहाँ भी एक्यूरेसी उसकी ख़त्म हो सकता है। उसके बाद मशीन सेफ्टी, जो हम मशीन चलाते हैं, लेथ मशीन हो गया, ग्राइंडिंग ड्रिलिंग जो भी होता है ऑपरेशन करते हैं, उसका भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले आप जिस मशीन पर कार्य कर रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अधूरी नॉलेज व्यक्ति को क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। मशीन स्टार्ट करने से पहले उसका भली भांति निरीक्षण कर लेना चाहिए। उसकी नट बोल्ट स्क्रू फैन बेल्ट आदि को चेक कर लेना चाहिए। मशीन को अच्छे से सफाई कर लेना चाहिए। चलती मशीन पर न ऑयलिंग करनी चाहिए और न ही रिपेयरिंग करनी चाहिए। हम इसीलिए स्पीड में बोल देते हैं कि इसमें कोई ऐसा खास कैलकुलेशन नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा कैलकुलेशन वाला, तो वहाँ हम अच्छा से डिटेल से बताएंगे। ये सब लिखने वाला है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलती मशीन को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय बिजली चली जाए तो मशीन के सारे स्विच बंद कर देना चाहिए। मशीन को बंद करने के बाद कभी भी हाथ से रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं जनरल सेफ्टी, जो कि सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। जनरल सेफ्टी सामान्य सुरक्षा क्या होता है, वर्कशॉप में आग लगने से रोकने के लिए इसे बिजली से सभी उपकरणों को उचित क्वांटिटी एवं लोड के अनुसार होनी चाहिए। जैसे ऐसे नहीं कि जहाँ एकदम मोटा तार की जोड़ी है, पतला तार के लगा करके वहाँ हम क्या कर सकते हैं, बिजली दे सकते हैं, तो वहाँ भी क्या हो सकता है, यहाँ चिंगारी हो सकती है। इस तरह से काम नहीं करने चाहिए। यदि स्विच एवं तार लोड के अनुसार न हो तो उसे जल्दी आग लग सकते हैं। यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। बिजली के तारों को कभी भी नंगी नहीं छोड़ना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों को अलग रखना चाहिए। तेल से सने हुए या कपड़े कचरे जो भी होगा उसे कहीं इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। वर्कशॉप में कदापि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में धूम्रपान लंग्स के लिए हानिकारक होता है। किसी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए अग्निशामक प्रबंधन होता है, वहाँ जरूर उपयोग करना चाहिए। उसके बाद हेल्थ सेफ्टी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कि इतना भी काम करेंगे लेकिन हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है, मन नहीं लगेगा, एकदम दुर्घटना शिकार हो सकते हैं। हेल्थ सेफ्टी क्या होता है, वर्कशॉप में कुछ समस्याएं ऐसी भी होती है जो आपको तुरंत कोई नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन लंबे समय में आपको बीमार कर सकते हैं। जैसे जाते हैं एकदम वहाँ धुआं जो आते रहते हैं धीरे धीरे क्या होता है, लंग्स में इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि आगे चल कर लंग्स में वाटर या कुछ भी क्रिएट होता है, जो कि लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब होता है, शरीर को अंदरूनी रूप से क्या कर सकते हैं, हानिकारक कर सकते हैं। केमिकल के संपर्क में आने से भी त्वचा को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए त्वचा, आँख, श्वास जो भी हो, जैसे ही काम करेंगे अच्छा से उसे एक बार फिर से साफ कर लेना चाहिए ताकि हमें किसी प्रकार की नुकसान न हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट लाएंगे जो कि बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आप NSTI, CTI कहीं भी ITI कर रहे हैं, इन नोट्स को क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट्स करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।